शोर सुन रहे थे जिस बयानिए का हम बड़े दिनों से कि जी मियाँ साहब कोई बयानिया लेके उतरने वाले हैं, कोई नया बयानिया आएगा सामने और एकदम जैसे कोई वो मैजिक कर देगा वगैरह वगैरह, तो काफ़ी दिनों से हम इसकी बाज़गश्त सुन रहे थे। आज मियाँ साहब ने बड़े दिनों बाद एक खिताब किया, अगरचे ये PMLN की अपनी तकरीब थी जिससे वो खिताब कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर इसी को शायद नया बयानिया कहा जा रहा था PMLN की तरफ से, इसी की शायद हाइप क्रिएट हो रही थी। लेकिन ये कितना नया था और ये कितना तजादात से भरपूर बयानिया था, इसके ऊपर आज वीलॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब थोड़ा जिक्र करेंगे कि जो तलबा का मसला था डिस्ट्रिक्ट में वो अभी तक हल नहीं हो सका, मजीद हुकूमत की नाअहलियाँ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जैसे मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि KP से मुतल्लिक कुछ अहम मामलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर गंडापुर साहब क्यों इतने सुल्तान राही स्टाइल में इतना गंडासा पकड़कर गरज बरस रहे हैं, आखिर कोई वजह तो है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सिर्फ उनके रिएक्शन पे बात होती है। और लास्टली बताएंगे कि शेर अफजल मरवा साहब फिर से इन एक्शन हो गए हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी ज़रा मियाँ साहब के बयानिए को देखते हैं जी, क्या लेके आए हैं वो इतने दिनों से जिसका हम सोच रहे थे। कहानी है कि जी मियाँ साहब जो है वो आज अपनी जो PMLN की तकरीब थी उसी सिलसिले में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वही पुरानी बातें रिपीट की जो हमेशा वो किया करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि मियाँ साहब जहनी तौर पर 2017 में अटक गए हैं और उनका वक्त वहाँ पर रुक गया, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और उनके नज़दीक जो कुछ उनके साथ हुआ उस वक्त कि जी उनको नाअहल किया गया, उनको सज़ाएं सुनाई गई, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, और ये सब करके उस वक्त के साथ ही मियाँ साहब जो हैं वो समझते हैं कि बस सब कुछ ज़िंदगी वहीं पे रुक गई थी। और उसके बाद ना किसी से कभी ज़्यादती हुई और ना कभी मियाँ साहब की ज़्यादतियों का इजाला हुआ, ये समझते हैं मियाँ साहब। और आगे जो अगले उससे यानी 2017 के बाद से जितने मामलात हैं, बल्कि काफ़ी हद तक 2014 से भी वो जुड़े हुए हैं, जब धरना हुआ था वो भी नहीं उन्हें भूलता, तो वहाँ से ही वो सिलसिला शुरू हुआ है 2014 से लेके 2017 तक, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और उसके बाद जो आगे 5 साल हैं 6 साल हैं वो मियाँ साहब की मेमोरी से बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं और वो उनको भूल गया है कि वो खुद किस तरह बाद में इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनकर किस अंदाज से अदलिया को असरअंदाज करके अपने केसेस ख़त्म करवाने में भी कामयाब हुए, और किस अंदाज से उन्होंने वापसी में इक़्तिदार भी ले लिया अपने भाई के लिए भी और बेटी के लिए भी। तो ये सब उन्हें बिल्कुल भूल जाता है और वो वापस वहीं पे अटके हुए हैं कि 2017 में क्या हुआ था। तो अब आज भी उनकी यही बातें थी और इसी किस्म की चीज़ें वो रिपीट कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि कुछ नया होगा, तो नया कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वो ये कि जो वो मास्क एक यहाँ ठोड़ी पर लगा के रखते हैं जिसका न जाने क्या फ़ायदा वैसे, लेकिन वो मास्क आज नहीं था, तो ये एक नई चीज़ थी। इसके अलावा आज कोई नई चीज़ नहीं थी उनकी गुफ्तगू में और ना ही उनके किसी और जेस्चर में। सिर्फ वही पुरानी बात कि जी कैसे जजेस ने नाअहल कर दिया और घर भेज दिया मुंतखब वज़ीर आज़म को, और उनके पास ऑडियो लीक है साकिब निसार साहब की, और जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को लाना है और इनको हर सूरत जेल में डालना है। तो ये सब बातें, तो ये दावा कौन करेगा, और मेरी बेटी को भी मेरे साथ जेल में बंद कर दिया गया, ये सब हमने बर्दाश्त किया। और फिर ये जी मुझे कौम से भी बड़ा गिला है कि वो भी उस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने पर क्यों नहीं निकली। इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि 3 लोग बैठकर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दें और कौम ने भी इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं किया, मुझे कौम से भी बड़ा गिला है। तो ये सारी उनकी कहानी थी, वही रिपीट टेलीकास्ट। मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 भी नहीं है, पार्ट 1 ही है, उसी को ज़रा दोबारा से बयान किया गया था, सिर्फ ये आप समझ लीजिए। अब इसमें अगर आप देखें कि उनकी बातें किस हद तक जस्टिफाइड हैं या नहीं है, तो इसमें तजादात ही तजादात हैं। ये भी उन्होंने गिला किया कि जी खान साहब जो है जब 2013 के बाद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो मैं बनी गाला भी गया, तो खान साहब ने ताउन का यकीन भी दिलाया, लेकिन फिर बाद में वो लंदन चले गए और फिर लंदन प्लान किया और फिर 2014 के धरने हुए। ये सब उन्होंने क्यों किया, जबकि मैं जब गया था तो उन्होंने कहा कि जनाब आप सड़क बनवा दें बनी गाला की, और मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क भी बनवा दी। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ इस तरह से धोखा किया और मेरे खिलाफ धरने दे दिए वगैरह। तो ये भी इस पूरी जो एपिसोड थी उसका हिस्सा था। अब जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ऑडियो की जिक्र कर रहे हैं, अगर तो वो उसी ऑडियो की बात कर रहे हैं जिसमें साकिब निसार साहब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो ऑडियो तो काफ़ी साल पहले ही उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। वो ऑडियो जब आई थी तो उस वक्त थी, और उसके लिए आप यकीन मानिए वो इतनी कि कोई गैर मयारी किस्म की डॉक्टर्ड ऑडियो थी कि उसके लिए आपको किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है कि आप उससे जाके ये टेस्ट करवाएं कि इस ऑडियो की हकीकत क्या है। वो इतना ऑब्वियस किस्म का कॉपी पेस्ट और टोटा जोड़ सिस्टम से बनाई गई ऑडियो थी कि वो साफ पकड़ी गई कि जनाब ये डॉक्टर्ड ऑडियो है। हुआ ये था कि साकिब निसार साहब की किसी बार की तकरीब से खिताब, किसी और तकरीब से खिताब, वो 2-3 जगहों के मुख्तलिफ उनके
खिताबात लेकर और उनमें से जुमले पिक करके एक डॉक्टर्ड ऑडियो तैयार की गई थी, जिसमें मफहूम इस तरह का बनाया गया था कि जैसे वो इमरान खान साहब को फेवर करने और नवाज शरीफ साहब को अंदर बंद करने की बात कर रहे हो। तो वो इतनी जाली किस्म की ऑडियो थी कि वो आप कोई ले मैन भी सुन के उसका फैसला कर सकता है, क्योंकि उस ऑडियो में ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं। वो साफ जब आप ज़ाहिर है किसी तकरीब से खिताब कर रहे होते तो आपका लबो लहजा भी और तरह का होता है। फिर इंटरेस्टिंगली हमारे, आपको पता है, लोग बड़े आजकल यानी एक्सपर्ट किस्म के लोग हैं और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने वो सारी तकारीर कहाँ कहाँ से कौन सा लफ्ज़ निकाला गया था वो तक निकाली थी। वो तकरीबें जहाँ से उन्होंने खिताब किए, वो जहाँ से वो अल्फाज चुने गए, वो सारी चीज़ें निकाल कर सामने आ गई थी। तो अगर तो मियाँ साहब उस ऑडियो को रेफर कर रहे हैं कि जी मेरे पास वो ऑडियो भी मौजूद है जिसमें वो सारी साजिश का खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मियाँ साहब या तो खुद उम्र के उस हिस्से में है कि अब ये इन चीज़ों को समझना शायद उनके जहनी मयार का जो है अब काम नहीं रह गया, और अगर वो ये जानते बूझते इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे तो फिर भी बड़े अफसोस की बात है। सबको मालूम है कि वो एक फेक ऑडियो थी, और अगर उसके अलावा कोई ऑडियो तो अलग बात है, लेकिन उस अगर ऑडियो का जिक्र है तो उसमें तो जाहिर है बिल्कुल ऑब्वियस था। पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑडियो वीडियो की सियासत अब छोड़ दें आप, ये एक गैर अखलाकी किस्म का सबूत होता है, जो अगर आप किसी की छुप के कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको फिर आप एज ए प्रूफ जो है वो लेके फिर रहे हो, तो ये एक वैसे ही शर्मिंदगी की बात है, बाइस नदामत बात है। लेकिन ये दोनों बाप बेटी जो है इसको एक सबूत के तौर पर ना सिर्फ पेश करते हैं बल्कि इसके ऊपर खड़े होकर लोगों को धमकियां भी लगाते हैं कि जी हमारे पास ऑडियोज हैं, जी हमारे पास वीडियोज हैं, आप देखो हमारे खिलाफ बात करके। लेकिन इन ऑडियोज वीडियोज को ये लोग कभी भी अदालतों में नहीं लेके गए, वरना इनकी हकीकत खुल जाए कि ये कैसे तैयार की गई हैं। आपको याद होगा जज अरशद मलिक की भी जो वीडियोस थी जिसके ऊपर आपके बयानियां बहुत बनाया गया था कि जी देखिए नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, जज खुद कॉम्प्रोमाइज था, वो एडमिट कर रहा है, लेकिन क्या उस वीडियो को ये लोग जाकर कोर्ट के सामने पेश कर सके? नहीं कर किया इन्होंने पेश। इसी तरह ये वाली ऑडियो भी लेके घूम रहे हैं और सबको पता है ये जाली ऑडियो है, तो क्यों नहीं फिर आप लेके जाते भाई कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि ये आपके खिलाफ कोई साजिश थी या कोई गलत केस का फैसला था। तो ये उस ऑडियो की हकीकत है। जो ये बात कर रहे हैं कि जी वो सड़क बनवा दी है, वो इंटरेस्टिंगली, अच्छा इस टेक्नोलॉजी के दौर में ना तारीख और भी जालिम हो गई है कि जहाँ पर आप जो है ना दो नंबरी नहीं कर सकते तारीख के साथ। अब जब इन्होंने ये आज सड़क वाली बात की है तो लकीली सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक क्लिप फौरन ही सोशल मीडिया पर आ चुका है कि जहाँ पर वो नदीम मलिक साहब के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए, काफ़ी साल पुराना क्लिप है, ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी कि ये सड़क बनवा दें। वो तो मियाँ साहब खुद जब गुजरे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क की हालत बड़ी ख़राब है, तो उन्होंने सीडीए से कहा कि जनाब ये सड़क बड़ी ख़राब है, इसको बनवा दें। इमरान खान की तरफ से ऐसी डिमांड नहीं थी, और आज मियाँ साहब इस बात को इस अंदाज से पेश करें कि जी इमरान खान ने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने बड़ी दरिया दिली का मुजाहरा करके वो सड़क बनवा दी। भाई अगर वैसे तो बना भी दी तो ये कोई एहसान नहीं है, जाहिर है आपका काम है, आपने कौमी खजाने से अगर सड़क कोई बनवाई भी हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कोई आपने ज़ाती जेब से बनवा के दी। और दूसरी बात ये है कि आप उसको भी फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, हालांकि ऐसा नहीं था, वो आपने खुद ऐसा कहा, और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। और फिर उसके बाद ये कहना कि जी कौम नहीं निकली, भाई कौम नहीं निकली तो कौम इसलिए नहीं निकली मियाँ साहब क्योंकि वो आप पे इत्मीनान करते थे कि आपको जिस दिन जर्नैलों की तरफ से डील मिल गई, आपने आराम से डील करनी है और बाहर चले जाना है। उन्हें तो पता था कि आपने कौन सा जेल में पड़े रहना है। आपको याद होगा 90s में भी आपने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो कौम ने आपकी बात पर एतमाद किया और आपको 2/3 मेजोरिटी दी थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मुशर्रफ साहब आए तो आपने उनके साथ मामला तय करके डील कर लिया, आप मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद जब आपको 2017 के बाद जेल हुई तो आपने बाजवा साहब के साथ डील कर ली और आप मुल्क से बाहर चले गए। तो कौम को तो पता है कि आपका तो तर्ज सियासत ही ये है कि आपको जब मुश्किल वक्त आता है, आपको जब ऑफर की जाती है किसी भी किस्म की डील जिसमें आपको कोई सहूलत मिल रही हो, तो आप तो दूसरी बार सोचते तक नहीं है और फौरन हर बात हर डिमांड मान के फौरी तौर पर वो डील को अपना लेते हैं। तो फिर ऐसे में कौम आपके लिए क्यों खड़ी हो जब आप खुद खड़े नहीं होते मियाँ साहब? आप तो खुद सबसे पहले लेट जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी कौम मेरे लिए खड़ी हो। कौम ऐसे लीडर के साथ नहीं खड़ी होती, कौम सिर्फ बहादुरों के साथ खड़ी होती है। कौम जब देख लेती है कि कौन उनके लिए खड़ा हो रहा है और कौन बात उसूल के ऊपर खड़ा हो रहा है, डट के खड़ा हो रहा है, तो कौम उसके लिए खड़ी होगी। कौम इस तरह के लोगों के लिए कैसे खड़ी हो कि जिसको आज आप जेल में डालें और वो डील करके पतली गली से रवाना हो जाए। तो ये भी एक अजीब बात है कि आप कौन से ये गिले शिकवे कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी क्यों फिर उन्होंने की, ये सारा पिटा हुआ बयानिया है। पहले भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जब आप उस वक्त भी मुझे क्यों निकाला कहकर निकले थे तो लोग आपके पीछे नहीं आए थे। उसके बाद भी 2018 में आपने कोशिश की कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, थोड़े बहुत लोग अट्रैक्ट भी हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को फिर भी पता था कि ये सिर्फ आप क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद आपने वो साबित भी कर दिया कि आपको जब डील मिल गई तो आपने वो बयानिए को भी दफनाया और आप चले गए। उसके बाद अब उन्हीं जर्नैलों से मिल मिला के आपने अपने केसेस ख़त्म करवाए, आपने अपने
اقتدار بھی لے لیے، اپنے مخالفین کے ساتھ برے سلوک بھی کروا لیے، انتقام بھی لے لیا، سب کچھ کر کے ابھی آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. آپ کی زیادتیوں کا تو ازالہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اگر عدلیہ نے بال فرض مان بھی لیا کہ وہ جھوٹے کیسز تھے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ جھوٹے تھے، لیکن چلیے مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ جھوٹے کیسز بھی تھے، تو عدلیہ نے تو وہ ختم کر دیے اور بغیر ٹرائل کے ختم کر دیے. آپ کو تو ثبوت بھی پیش نہیں کرنے پڑے کہ آپ بے گناہ ہیں، پھر بھی عدلیہ نے ختم کر دیے وہ کیسز. تو آپ کے دکھوں کا دعویٰ تو ہو چکے ہیں آلریڈی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کر دیا ہے اور عدلیہ نے بھی کر دیا ہے. تو اب لوگ کیسے آپ کی بات پہ یقین کریں اور کیوں کر یہ سمجھیں کہ آپ مظلوم ہیں، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کی حکومت ہے، آپ کی بیٹی کی حکومت ہے، اور کس طرح نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا. تو ایسے میں آپ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی بڑا کوئی نیا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک مسترد اور پٹا ہوا بیانیہ ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی. صرف اور صرف یہ ریلیونٹ ہونے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ میاں صاحب حقیقتاً بالکل سیاست سے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. کسی جگہ پر وہ کسی طرح بھی بات چیت کا مرکز نہیں ہوتے. آج میں بھی انہیں ڈسکس اگر کر رہی ہوں تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے صرف ایک ریلیونٹ ہونے کی ناکام کوشش کی ہے، ورنہ ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا سیاست کے ایوانوں میں یا سیاست کی راداریوں میں. آپ کو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر مائنس کر دیا ہے اور بغیر کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ احتجاجی تحریک چلائے مائنس کر دیا ہے. آپ جو ہیں سب کچھ اپنے پاورز ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی، سب لوگوں کو ساتھ ملا کے بھی اس کو مائنس نہیں کر سکے. اس نے نہتے اکیلے بیٹھ کر جیل کے اندر سے آپ کو مائنس کر دیا. یہ حقیقت ہے، اور اسی لیے آج آپ اس طرح کی باتیں کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو ریلیونٹ شو کر رہے ہیں، جو کہ آپ ہیں نہیں. تو یہ ساری میاں صاحب کے بیانیے کی کہا. تو یہ صورتحال ہے، آپ کی حکومت ہر محاذ پر ہر کرائسس میں بالکل فیل ہو جاتی ہے، اور آپ کو ان تمام باتوں کے بجائے آپ کو صرف اپنا رونا پڑا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، میری ساتھ ظلم ہو گیا، میری بیٹی یہ، میرا بھائی وہ، میں میری فیملی، بس یہ ہے آپ کا مسئلہ. تو اس طرح کا لیڈر نہیں ہوتا ہے. اس کے بدلے میں آپ کو آج ایک بات کہہ رہی ہوں، یہ بات آٹومیٹکلی ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے. عمران خان جب جیل سے باہر بھی نکلیں گے نا، کبھی جب بھی نکلیں گے اور جب کبھی وہ شاید پاور میں بھی آ جائیں، جو کچھ بھی ہو، آپ نہیں سنیں گے کہ وہ کبھی اپنے رونے رو رہے ہوں گے کہ جیل میں میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. کوئی کوشچن کرے گا تو وہ کوئی جواب دے دیں تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن وہ کبھی ان کی طرح جگہ جگہ بیٹھ کے یہ رونے نہیں رو رہے ہوں گے کہ مجھے تکیہ نہیں ملا تھا، مجھے مچھر کاٹ گیا تھا، یا مجھے یوں ہو گیا تھا، یا مجھے وہ ہو گیا تھا. ابھی بھی جو بھی ان کے ساتھ مل کے آتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. وہ یہ ضرور بات کرتے کہ ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کس حال میں ہیں، کس طرح ان کے شب و روز گزر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کی کوئی کسی قسم کی بھی شکایت نہیں ہوتی. اور یہ وہ باہر بھی نکل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ بات نہیں کریں گے. ابھی بھی وہ جیل کے اندر سے بیٹھے ہیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک کس طرف جا رہا ہے، معیشت اس طرح ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کے پاس جیل میں آپ جاؤ تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ جناب میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا. ان کے اپنے یعنی ان کی جو سیاست بھی ہے وہ صرف ان کی پرسنل لائف اور اپنی ذات کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اس سے بڑھ کے ویژن کوئی ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ ساری کہانیاں. اور دوسری طرف اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. جی شیر افضل مروت صاحب ان ایکشن آ گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑی بہت ٹاک شاک بھی شروع کر دی ہے سیاسی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر جو اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے اس کو چیلنج بھی کر دیا کورٹ میں کہ جناب اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لیٹس سی اس کے اوپر عدالت کیا کوئی فیصلہ دیتی ہے یا اس کو فکس بھی کر دیا ہے نہیں. دوسری طرف خان صاحب کے خلاف ایک نئے کیس کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور توشہ خانہ کا جو کیس، اس میں آلریڈی 2-3 کیس بنائے گئے ہیں. ایک فوجداری کیس ہے، ایک نیب کا کیس ہے، ایک کرمنل کیس ہے، ایک پتہ نہیں کون سا کیس ہے. تو یہ توشہ خانہ کے ہی 4-5 کیسز تو آلریڈی ہیں، اور اب ایک اور نیا کیس بنایا جا رہا ہے جس میں یہ کہا گیا، جس کی ابھی کچھ دن پہلے انکوائری بھی سٹارٹ کی گئی تھی، کہ جی گھڑی بیسکلی ایک نہیں تھی، 6-7 گھڑیاں تھیں جن کو اپنی تحویل میں لیے بغیر ہی یعنی باقاعدہ اپنا پیمنٹ کر کے ملکیت میں لینے کے پہلے ہی ان کو سیل کر دیا گیا اور پھر اس کو پروفٹ پہ سیل کر کے ان کی گئی. تو یہ ایک نہیں بلکہ زیادہ گھڑیاں ہیں. تو اس طرح کا ایک اور کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب، اور اس کے خلاف بھی ان کی کوشش یہی ہے. بیسکلی کیا ہے کہ پرانے کیسز جو ہے وہ جس طرح کمزور پڑ گئے ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ میاں خان صاحب کو اندر رکھنا مشکل ہے. تو اس کے بعد اب یہ اس قسم کے نئے کیسز جو ہیں بنا کے، اب جیسے ٹیرین کا کیس بنایا ہے دوبارہ سے لگا دیا ہے، اب یہ جو توشہ خانہ، تو اب یہ نئے انہی کیسز میں کو کچھ تھوڑا بہت چینج وینج کر کے تو نئے کیسز بنا رہے ہیں تاکہ مزید ٹائم صرف حاصل کیا جا سکے، مزید کچھ عرصہ انہیں جیل میں رکھا جا سکے. اس کے علاوہ ان کیسز کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے. لاسٹلی جی میں اب تھوڑا بتا دوں آپ کو کے پی کے حوالے سے کہ آخر وہاں پہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ وہاں پر یہ کہ جی عام طور پر صوبوں کو 2 طرح کے پیسے جو ہیں وہ وفاق سے ملتے ہیں. ایک تو NFC کے جو تحت ملنے ہوتے ہیں، وہ کون سے پیسے ہوتے ہیں؟ جو اوور آل ٹیکس